नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे डेवलप कंट्रीज हैं जो कि आईफोन से लेके एआई तक, सुपर कंप्यूटर से लेकर के और पता नहीं कितने डेवलप उन्होंने आविष्कार किए हैं, बहुत सारे स्पेस मिशंस भेजे हैं। इतनी डेवलप कंट्रीज, इतने ज़्यादा साइंटिस्ट, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, और वो चुनावों के लिए डिपेंड करते हैं कागज़ के छोटे टुकड़ों पर, जिन्हें कि हम बैलेट पेपर कहते हैं। और एक तरफ भारत जो अपनी 140 करोड़ की जनसंख्या पर गर्व करता है, इसे अपनी ताकत बताता है, और वही भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपने चुनावों को पूरा करता है ना। हैरान कर देने वाली बात। ऐसा क्या है इस मशीन में कि इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज इससे बच रही हैं, और ऐसा क्या है इस मशीन में कि भारत की सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका समर्थन कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करेंगे बिना किसी बायस हुए। ना हम सरकार का पक्ष लेंगे ना विपक्ष का, और हम जानेंगे कि भारत के लिए ईवीएम सही है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने सन 2005 में ईवीएम का उपयोग किया, यूज किया, और 2009 में उसको बैन भी कर दिया। ठीक है, साथ में आयरलैंड, नीदरलैंड ऐसी कंट्रीज ने भी उसको बैन कर दिया, यूज करना बंद कर दिया। और सिंपल सा वहां की कोर्ट ने एक तर्क दिया कि भाई जो आदमी, चाहे वो नौजवान हो, वृद्ध हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, जो भी वोट करने जा रहा है, वो ये नहीं समझ सकता कि मशीन में जब हमने बटन दबाया तो मेरा वोट कहाँ गया, क्योंकि मशीन काम करती है बाइनरी कोड्स पे, 0101 पे। ठीक है ना, मशीन सिर्फ 01 की भाषा को समझती है। तो एक आम आदमी कैसे जान पाएगा कि उसका वोट कहाँ गया, जबकि कागज पे जब वो ठप्पा लगाता है तो उसको पता है कि यार मैंने ठप्पा लगाया और ये मेरा वोट यहाँ पे जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो भी चीज चिप से बनी है उसको हैक किया जा सकता है, और जिस चीज को हैक किया जा सकता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मतलब उससे हम अगर हमारे प्रतिनिधि चुनेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसको हैक कर लिया जाए, जो पावरफुल लोग हैं उसको हैक कर लें, या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसको हैक कर लें और उसका उपयोग गलत तरीके से करें। हालांकि अभी भी अमेरिका के कुछ भागों में ईवीएम का यूज किया जाता है, उसे बैलेट मेकिंग मशीन कहते हैं, लेकिन हैकिंग उसमें हो सकती है और इस चीज को वो लोग मानते हैं, और इसी वजह से वो लोग वापस बैलेट पेपर पर आ गए। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, देखिए भारत का सब कुछ अलग है। अगर हम बड़े देशों से देखें उनसे हमारा सब कुछ अलग है। हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी डेमोग्राफी कितनी वर्सेटाइल है, तो ये सब हमें समझना होगा। अगर हम हमारे भारत के इतिहास को देखें, चुनावी इतिहास को, तो तीन बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है भारत के चुनावी इतिहास में। पहली तो बूथ कैप्चरिंग। पहली ये क्या है, बूथ कैप्चरिंग मतलब कि बूथ को लूट लिया जाता था। बूथ पर जाते थे और जो बॉक्स होते हैं जिसमें बैलेट पेपर होते हैं उनको लूट लिया करते थे, या बूथ पे जाते थे और अपने फर्जी ठप्पे लगा के कागज पे, बैलेट पेपर्स पे, और वो डब्बे में डाल देते थे। जब तक पुलिस आती थी तब तक हजारों वोट डल चुके होते थे। तो एक बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है कि अगर एक बैलेट पेपर पे सभी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, ठीक, अब एक कैंडिडेट का नाम है, नीचे दूसरे का, तो लोग क्या करते थे, बीच में ठप्पा लगा देते थे। ठीक है, इलिटरेसी की वजह से बीच में ठप्पा लगा देते थे। अब होता क्या था कि वो वोट इनवैलिड हो जाता था। तीसरी जो प्रॉब्लम थी कि उसको काउंट करने में 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब आप बैलेट पेपर काउंट करेंगे, टाइम तो लगेगा, 3 से 4 दिन काउंटिंग में लग जाते थे। और उस समय ऐसी शिकायतें आती थी कि पूरे के पूरे जो बॉक्सेस होते हैं बैलेट पेपर के, वो चेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ये शिकायतें आए दिन आया करती थी। अब समझते हैं भारत ने इसका समाधान कैसे निकाला। देखिए 1980s में, 1980 के दशक में ईवीएम को डिजाइन किया गया बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर, दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया। इससे जो तीनों बड़ी समस्या थी उसका समाधान मिला। पहली समस्या क्या थी कि बूथ कैप्चरिंग। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी तरह से बूथ कैप्चरिंग कर ली जाए, है ना, गुंडे घुस गए बूथ के अंदर और वो बटन दबाने लग गए, तो 1 मिनट में 4 से ज्यादा वोट आप दे नहीं सकते। ठीक, अगर मान लीजिए 15 मिनट भी आपका बूथ कैप्चर हो गया, 15 मिनट में पुलिस फोर्स आ गई वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा 60 वोट आप कैप्चर कर पाओगे। जबकि अगर 15 मिनट में कागज की बात करें तो मैं खुद एक कागज, मतलब कागज पे अगर ठप्पा ही लगाना है तो 15 मिनट में मैं हजारों कागज पे ठप्पा लगा सकता हूँ। तो एक तो अगर कैप्चरिंग हो भी जाती है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बूथ पे सेफ्टी रहती है, लेकिन अगर हो भी जाती है तो भी हम ऐसा मान सकते हैं कि ज़्यादा
वोट नहीं कर पाएंगे, तब तक सिक्योरिटी आ जाएगी और उसको चेंज कर दिया जा सकता है। दूसरा, जो इनवैलिड हो जाते थे वोट, मतलब दो कैंडिडेट के बीच में ठप्पा लग जाता था, वो प्रॉब्लम अब नहीं है। अब आप बटन दबाओगे, एक ही का दबाओगे, बीप बजेगी, काम खत्म। तीसरा, पूरे के पूरे डब्बे गायब हो जाते थे। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन काउंटिंग में लग रहे थे। 140 करोड़ वोट यार, बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि 140 करोड़ जनसंख्या है, वोट भी लगभग 100-110 करोड़ वोट हैं, 90 से 100 करोड़ वोट हैं, तो उनको काउंट करना यार अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो उसको काउंट करने के लिए जो ईवीएम है वो बहुत अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन जरूरत यह है, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब समझते हैं कि भारत की जो ईवीएम है, या भारत में जो ईवीएम है, उसके लिए गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इतना निश्चिंत क्यों है। देखिए, उसके पीछे 3 कारण है एक्चुअली, 2 नहीं 3। पहला देखिए, सिक्योरिटी की लेयर्स है। पहली लेयर ये है कि जो ईवीएम है इंडिया में बनी हुई है, और ईवीएम में जो चिप लगी है उसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हो। OTP, वन टाइम प्रोग्रामेबल, मतलब एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसमें आपने प्रोग्राम बर्न कर दिया, तो फिर उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, मतलब उसको आप हैक नहीं कर सकते। दूसरा सिक्योरिटी क्या है कि ना तो वो इंटरनेट से जुड़ी है, ना वो ब्लूटूथ से जुड़ी है, ना किसी वाईफाई से जुड़ी है। वो स्टैंड अलोन मशीन है, उसके अंदर उसका पावर बैंक भी है, मतलब पावर सोर्स भी उसके अंदर है। उसकी जो बैटरी होती है 10, 15, 20, 25 घंटे, 100 घंटे काम करने के लिए जो भी होती है, वो बैटरी भी उसके अंदर होती है। तो मशीन को फुल चार्ज किया और उसके बाद मशीन स्टैंड अलोन अपना काम करेगी। उसको आप दोबारा कोड नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं कर सकते, उसको हैक नहीं कर सकते। जबकि पश्चिमी देशों में जो मशीन होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, मतलब जैसे आपका पीसी काम करता है उस तरह से काम करती है, उसको हैक किया जा सकता है। लेकिन इंडिया की ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। और साथ में एक लेयर और है, उसे कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट क्या होता है कि एक स्क्रीन होती है, उसके अंदर जैसे आपने मान लीजिए वोट दिया किसी चप्पल की पार्टी को, तो आपको अंदर चप्पल का सिंबल दिख जाएगा। वो सिंबल क्या है? एक पर्ची है, चप्पल के सिंबल वाली, जिसको पार्टी को आपने वोट दिया वो दिखेगा, और फिर वो पर्ची नीचे एक सील पैक कंटेनर में गिर जाती है। मान लीजिए मैं अगर कैंडिडेट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा काउंट किया जाए, तो गवर्नमेंट उसको दोबारा काउंट करवाएगी, मतलब गवर्नमेंट क्या, इलेक्शन कमीशन उसको दोबारा काउंट करवाएगा। तो यहाँ पे बेईमानी होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को सपोर्ट करता है। देखिए, ईवीएम को हटा करके अगर वापस हम कागज पे जाएं, जैसे कि हर जो टीम हार जाती है, जो पार्टी हार जाती है इंडिया में, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम को प्रोग्राम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप समझिए, अगर हम दोबारा कागज पे जाते हैं, बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाते हैं, तो कितने पेड़ काटने पड़ेंगे? 97 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं इंडिया में, लगभग 100 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। कितना पेड़ कटेगा, कितना पॉल्यूशन, पहले इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है यार, और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे पेड़ कटेंगे। वो कागज, उसको काउंट कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा? एक बार काउंटिंग को कम से कम 10 से 12 दिन जाएगा, इतना तो बहुत इम्पॉसिबल है इंडिया में वापस से ईवीएम आना। और अगर ईवीएम हैक नहीं हो पा रही तो ईवीएम रहनी चाहिए। मैं पर्सनली इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। तो भाई लबलुआब ये है कि क्या हमें वापस से कागज़ पे जाना चाहिए या ईवीएम को कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो उनके एक तो नियम कायदे कानून बहुत सख्त हैं, ठीक है ना, चुनाव को लेकर के, तो वो चल रहे हैं। दूसरा, उनकी पॉपुलेशन कम है, 5 करोड़ 10 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 12 करोड़ वोटर्स उनके पास हैं, तो वो एक दिन में काउंट कर लेते हैं। हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हमारा परिस्थिति भी बहुत अलग है, ठीक है। कहीं कहीं पहाड़ों के ऊपर जा करके वापस पहाड़ से नीचे उतर के फिर पहाड़ पे चढ़ के हमें वोट लेने जाना पड़ता है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बर्फ़ गिर रही है, कहीं पे समंदर है। तो इस पारिस्थिति के तंत्र को समझते हुए भी ईवीएम एक अच्छा ऑप्शन है। बट आप ये सोचिए, क्या वीवीपैट की सभी पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए? ये पूछा जा सकता है, क्या वीवीपैट में जो कागज डल रहा है उसकी सभी पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।